हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 13 और जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अब आप सभी ने देखा होगा कि हम क्या है, कभी ना कभी हम बीमार पड़ते हैं या हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है अपने जीवन काल में कभी ना कभी। ऐसा नहीं होता है कि कोई जो व्यक्ति है वो अपने जीवन काल में कभी भी बीमार नहीं पड़ा हो, चाहे उसे हल्का सा फीवर आया हो या फिर कोई छोटी मोटी कोई अन्य बीमारियां हुई हो, लेकिन बीमार सभी पड़ते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि सभी बीमार पड़ते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम बीमार ही ना पड़ें, बीमार नहीं पड़ते अगर हम, तो हमें फिर मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे क्यों हम बीमार पड़ते हैं, बीमारी क्या होती है, डिजीज़ क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। उसके साथ ही हम जानेंगे स्वास्थ्य क्या होता है, यानी कि अगर हम बीमार नहीं पड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम स्वस्थ हैं। तो आपने देखा कि जब भी कोई बीमार है और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, दोनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वहीं डिजीज किसे कहते हैं, और जो जिस व्यक्ति को बीमारी लगी है यानी बीमार व्यक्ति के क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, क्यों लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। ये कुछ सामान्य सी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। किस चीज़ का परिचय हम देखते हैं, हम देखेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी से रिलेटेड है। यानी कि हम देखते हैं हमारी जो बॉडी के जो ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर हैं और हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही प्रकार के ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं। तो हम देखेंगे कि इनका संबंध किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे The activities performed inside our body by the internal organs are all interconnected। क्या बताया जा रहा है आपको, ये बताया जा रहा है आंतरिक अंगों द्वारा हमारे शरीर के अंदर की जाने वाली गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। कोई भी वहाँ पे प्रोसेस चल रही है। हम श्वसन की प्रक्रिया को देखें तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, श्वसन की प्रक्रिया है पाचन से संबंधित। क्योंकि क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है वहाँ पे पाचन में। श्वसन एक अलग प्रक्रिया है, श्वसन तंत्र अलग एक सिस्टम है। वैसे ही पाचन एक अलग प्रक्रिया है, पाचन तंत्र एक अलग सिस्टम है, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। हमने कहा पाचन किससे रिलेटेड है, उत्सर्जन से रिलेटेड है, यानी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। पाचन हो रहा है तभी वहाँ पे एक्सक्रीशन होगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसी को हमें पहली लाइन में हमें यही बताया गया कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। जैसे कि हमने हमारा ब्रेन हो गया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। सारे ही सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने देखा फॉर इंटेंस द हार्ट ऑलवेज फॉर्म्स द ब्लड इन द बॉडी। यानी कि क्या हमें बताया कि उदाहरण के लिए हृदय हमेशा शरीर में रक्त बनाता है। बनाने का क्या मतलब है, हृदय रक्त बनाता नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हार्ट है हमारा हमेशा वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी शुद्ध करता है। और शुद्ध का क्या मतलब है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे हार्ट का डायग्राम है, जो कि हमने बहुत बार यहाँ पे बना लिया है। तो हमने क्या कहा, ये जो ब्लड आ रहा है ये कौन सा ब्लड है, ये हमने कहा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई होगा वो लंग्स में होगा। यहाँ से ब्लड नीचे जाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब लंग्स से जो ब्लड आता है वो प्यूरिफाई हो गया है और वो कहाँ गया है, अब हार्ट में आ गया है। तो हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम प्यूरिफाई नहीं है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड यहाँ पे आ गया है और अब ये जो ब्लड जा रहा है
वो बॉडी के सारे ऑर्गन को जा रहा है। तो क्या बात की हमने अभी तक, हमने कहा एग्जाम्पल के लिए जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, हमारे शरीर में जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसे पंप करता है। प्यूरिफाई का काम किसका होगा, लंग्स का होगा, यानी कि फेफड़ों का होगा। लंग्स में वहाँ पे आपने पढ़ा है, जब आपने लंग्स के बारे में पढ़ा होगा कि लंग्स में वहाँ पे एल्विलाई होते हैं, और एल्विलाई क्या किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, एल्विलाई में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के गुच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं गुच्छे को हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि यहाँ पे CO2 इन एल्विलाई के अंदर जाएगी, और एल्विलाई से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, ब्लड में जाएगी। अब कंफ्यूज नहीं करेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हृदय की बात आई थी, और हमने कहा था कि सारे जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सारे ही ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से संबंधित हैं। किस प्रकार से संबंधित है, हमने एग्जाम्पल में लिया कि जो हृदय है वो हमेशा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। अब हमने कहा ब्लड को पंप किस प्रकार से करता है, तो अब क्या होगा, हार्ट है, हार्ट एक अलग ऑर्गन है, और लंग्स है, लंग्स एक अलग ऑर्गन है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का काम क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो ब्लड गया वो लंग्स में गया, तो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में गया तो लंग्स में क्या थे, एल्विलाई, कुछ इस प्रकार की संरचना थी। जब एल्विलाई में गया तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो हमारे ब्लड में थी वो एल्विलाई के अंदर चली गई है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हमने किस में देखा था, हमने इसे ब्लू कलर से इंडिकेट किया था। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है एल्विलाई के अंदर चली गई, और एल्विलाई में ऑक्सीजन आई थी। कहाँ से गई वो एल्विलाई में ऑक्सीजन, हमने इनहेल किया था। हमने क्या किया, हमने जब श्वसन की प्रक्रिया हुई थी और हमने जब सांस ली तो हमने सांस में क्या लिया, वायु को लिया, और वायु में क्या था, ऑक्सीजन था। वही ऑक्सीजन इन एल्विलाई के अंदर आ गया है, और यही ऑक्सीजन अब कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। और इस ब्लड को अब हम क्या कह रहे हैं, प्यूरिफाइड ब्लड कह रहे हैं। ये प्यूरिफाइड ब्लड फिर से हार्ट में आएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, साथ साथ में हम सारी चीजें देखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम हेल्थ को ही पढ़ेंगे। हम जहाँ जहाँ पे जो जो टॉपिक आ रहे हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो जब हम हार्ट को देखेंगे तो हार्ट में जो ब्लड है वो दो बार जाता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो चैम्बर, 4 चैम्बर बने हैं, ताकि क्या हो, जो पहले जो 2 चैम्बर हैं, जो राइट साइड के जो चैम्बर है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये प्यूरिफाई नहीं है, और जो लेफ्ट के जो 2 चैम्बर हैं उसमें जो ब्लड जाता है वो प्यूरिफाइड ब्लड जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या आता है, जो ब्लड है वो ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या था, हमने कहा था कि जो हृदय है वो ब्लड को बना रहा है, ब्लड को बना नहीं रहा है बल्कि ब्लड को पंप कर रहा है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात की, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने क्या देखा, द ब्रेन ऑलवेज थिंक्स। तो आपको काम बताया जा रहा है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, और जो हमारा मस्तिष्क है वो सोचता है। जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी ऑल ओवर, जो भी, चाहे आप ऐच्छिक क्रियाएं कर रहे हो या अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हो। अब 2 वर्ड हमारे पास फिर से आ गए हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। क्या होती है ऐच्छिक और अनैच्छिक? ऐच्छिक का मतलब होता है जिन्हें हम अपनी इच्छाओं से कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर हाथ को यहाँ पे हिला रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, मैं कोई भी मूव यहाँ पे कर रही हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारे हृदय का धड़कना, हमने कहा हमारी पाचन की प्रक्रियाएं, हमने कहा हमारा ब्रेन जो कमांड दे रहा है, वो सारे कमांड देता है हमारा ब्रेन। मेरा ब्रेन अभी कमांड दे रहा है कि मुझे बोलना है, मुझे हाथों से क्या करना है, एक्शन करना है। ये सारे ही क्या होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें कौन कमांड दे रहा है, हमारा मस्तिष्क कमांड देता है कि अभी हमें ये काम करना है। तो मस्तिष्क का क्या काम होता है, सोचना होता है। और जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं सारा ही किस पे निर्भर करता है, हमारे मस्तिष्क पे निर्भर करता है, यानी हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द किडनी फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एंड सो ऑन। और दूसरा हमें किडनी का क्या काम बताया गया है, गुर्दा हमारे शरीर से अपशिष्ट को छानता है।
ये आपको कुछ ऑर्गन सिस्टम के क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमारा शरीर जो भी कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से वो रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट, अब किस प्रकार से रिलेटेड होंगे, हमने यहाँ पे हार्ट और लंग्स को देखा कि हार्ट और लंग्स क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दोनों का मेनली काम क्या है, CO2 को शरीर से बाहर भेजना और ऑक्सीजन को शरीर में लेके आना और शरीर के हर अंग तक पहुंचाना। बेसिकली दोनों का काम ये है। हमने कहा मस्तिष्क, अब मस्तिष्क का क्या काम है, अगर मस्तिष्क ही कमांड नहीं देगा तो हमारा जो हृदय है वो कार्य करना बंद कर देगा, या फिर हमारे जो लंग्स है वो कार्य करना बंद कर देंगे। तो मस्तिष्क क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। अब यहाँ पे जो किडनी है, किडनी क्या करी, अपशिष्ट को छानने का काम कर रही है। अब एक प्रकार का अपशिष्ट था कि जो CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि यहाँ लंग्स से बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। और एक प्रकार का अपशिष्ट है जो लिक्विड होगा या जो सॉलिड होगा, उसे जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, जो किडनी है वो उसे बाहर निकाल दे रही है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, बॉडी को, हमारी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे, अच्छे से कार्य करे, बीमार ना पड़े, इन सभी को, इसके लिए क्या है, ये सभी जो ऑर्गन है वो सभी कार्य कर रहे हैं। तो लास्ट में हमने क्या देखा, इफ एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज स्टॉप दिस वुड अफेक्ट द होल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। क्या इसने कहा है, इसने कहा है कि यदि इनमें से कोई भी गतिविधि बंद हो जाती है तो यह हमारे शरीर की संपूर्ण कार्य क्षमता को प्रभावित करेगी। अब हमारा जो आंसर है वो आगे, हमने क्यों कहा था कि इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, अगर उसने काम करना बंद कर दिया या वो सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, हमारा जो पूरा शरीर है, हमारे पूरे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यानी कि हमारे शरीर में जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी से जो एबनॉर्मलिटीज आएंगी उसी से क्या होगा, डिजीज हम कहेंगे, और उसी से क्या होगा, फिर इंसान बीमार पड़ेगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर हम कहें कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है हमारे शरीर में, अब जब अगर ब्लड का ही संचार नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। हमने कहा था कि ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि पाचन में वहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है। अब जब ब्लड पंप नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, हमें ऊर्जा नहीं मिली तो धीरे धीरे हमारी जो संचित ऊर्जा थी वो खर्च हो जाती है और एट लास्ट जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या काम करना बंद कर देगी, क्योंकि ऊर्जा मिलना ही बंद हो गया है। सेम वही लंग्स है कि अगर लंग्स प्यूरिफाई ही ना करे ब्लड को, फिर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा मस्तिष्क ही कोई कार्य करना बंद कर दे, अगर हमारा मस्तिष्क ही कमांड देना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। तो इसी स्थिति में क्या होता है कि इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे स्वास्थ्य का क्या मतलब है कि हमारी जो बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही, और ऐसा नहीं होता है कि जो मनुष्य है वो बाहर से तो सही दिखता है, बाहर से एकदम फिट आपको दिखाई देता है, लेकिन इंटरनली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो क्या था, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है कि शारीरिक रूप से कोई एकदम फिट होना। शारीरिक रूप में भी दोनों चीजें आएंगी कि इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी बाहरी रूप से भी जो ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई भी जीव है वो बाहरी रूप से भी एकदम स्वस्थ दिखे, यानी कोई चोट वोट हमें नहीं दिख रही है, और आंतरिक रूप से भी जितनी भी ऑर्गन सिस्टम है सारे सुचारू ढंग से कार्य करें, उसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य सिर्फ इतना नहीं होता है। जब हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे आयाम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के, यानी कि स्वास्थ्य बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ इंसान नहीं कहेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इनमें होती हैं। तो ये हमने क्या देखा, इसी में हमने अभी सिर्फ इतना पढ़ा है कि यहाँ पे क्या है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर इनमें से किसी ने भी कार्य करना बंद कर दिया तो हमारे जो पूरे शरीर की जो कार्य क्षमता, यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है हेल्थ के बारे में, यानी स्वास्थ्य के बारे में। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इट इज स्टेट दैट बीइंग वेल सो दैट वंस कैन परफॉर्म फिजिकल, सोशल एंड मेंटल फंक्शन प्रॉपरली। क्या कहा है, ये कहा है कि ये अच्छी तरह से होने की स्थिति है ताकि व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कार्यों को ठीक से कर सके।
हेल्थ क्या आपको बताई गई है? हेल्थ एक ऐसी स्थिति है या स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में मनुष्य शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से एकदम ठीक हो और इन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्यों को करने के लिए एकदम फिट हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। और स्वास्थ्य की एक स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति है कि तीनों चीजें यहाँ पे क्या हो? एकदम फिट हो। नेक्स्ट हमने क्या देखा? फॉर एग्जाम्पल वी से अ पर्सन इज हेल्दी इफ दे कैन परफॉर्म देयर डे टू डे टास्क वेरी वेल। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि एक व्यक्ति स्वस्थ है यदि वो अपने दैनिक कार्य को अच्छी तरीके से कर सकता है। अब जब भी स्वास्थ्य की बात आती है या फिर स्वस्थ इंसान की बात आती है तो हम क्या उसका आइडिया लगाते हैं? हमने हमेशा उसका आइडिया लगाया है बीमारी से, कि वो बीमार है या वो बीमार नहीं है। अगर वो बीमार है तो वो स्वस्थ नहीं है, और अगर वो बीमार नहीं है तो वो स्वस्थ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हमारे पास तीन चीजें आई हैं। हमने कहा जो स्वस्थ इंसान है वो फिजिकली फिट होगा। फिजिकली फिट होने का क्या मतलब है? शारीरिक रूप से एकदम सक्षम होगा। अपने दैनिक जीवन में जितने भी ऐसे कार्य आ रहे हैं जो शारीरिक रूप से उसे करने पड़ रहे हैं, हम यानी कि मेहनत का जो काम है, चाहे वो कोई भी काम हो, वो उन्हें अच्छी तरीके से कर पा रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। अब फिजिकली फिट होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी 5 साल के बच्चे को कहेंगे कि वो 10 किलो का कोई वजन उठाकर चले। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम क्या करेंगे कि उसकी क्षमता के अनुसार वो अपनी दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उन्हें सुचारू ढंग से अगर कर पा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं? वो फिजिकली फिट है। फिजिकली भी हमने क्या कहा था? दो हमने कहा था, आंतरिक और जो बाह्य होते हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनली क्या होगा कि इंटरनली जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारा स्टमक ऐक होता है, यानी पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, या कोई अन्य बीमारी है। तो इंटरनली कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, इस प्रकार की समस्याएं ना हो। बाहरी क्या होता है कि बाहरी जैसे चोट वगैरह हम देखते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं ना हो और वो अपने जो डेली के जो काम होते हैं उसे ईजिली कर पा रहे हैं। एक तो ये भी होता है कि हमें क्या है, बाहरी रूप से एकदम फिट इंसान दिखता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपने काम को नहीं कर पा रहा है, उसे वीकनेस फील हो रही है, वो बहुत जल्दी थक जा रहा है। ये संकेत दे रहा है कि इंसान बाहरी रूप से तो फिट है लेकिन आंतरिक रूप से फिट नहीं है। तो इसमें दोनों ही चीजें आएंगी। नेक्स्ट हमने बात की है मेंटली फिट। मेंटली फिट का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने कहा कोई फिजिकली फिट है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली भी वो हमें वैसे तो नॉर्मली दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा वो सोचता है, या फिर उसे किसी एक चीज के बारे में हमेशा डाउट रहता है कि मैंने ये कर दिया, ये सही है या गलत है, या फिर वो अपनी ही बातों में उलझा हुआ रहता है। वो क्या है, प्रॉपरली सोच नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि उसमें इस प्रकार की दिक्कतें भी हैं कि वो क्या है, अपनी एज के अनुसार सोच नहीं पा रहा है। हो सकता है कि उसमें इतने ज़्यादा इफेक्ट ना दिखें, लेकिन वो अपनी एज के अनुसार सोच पा रहा है, वो पढ़ पा रहा है, लेकिन वो क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है, वहाँ पे विभेद नहीं कर पा रहा है। ये बहुत अन्य तरीके की बीमारियां हैं। जो मेंटली फिट है वो हम जान सकते हैं। मेंटली फिट का क्या मतलब है? मेंटली फिट का मतलब, अब मेंटली इल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई पागल है। मेंटली फिट या फिर मेंटली इल होने का मतलब है कि कोई ज़्यादा ना सोचता हो, मानसिक रूप से तनाव में ना हो, यानी कि डिप्रेशन में ना हो। ये सारे ही किस में आते हैं? मेंटली फिट होने के जो जो हमें वो दिखाई देते हैं, जो जो हमें निशानियां दिखाई देती हैं या जो हमें क्लू मिलते हैं, वो क्या होता है कि इंसान किसी भी चीज़ के बारे में सोचना तो है। सोचना क्या है, मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, सोचना है, लेकिन उतना सोचना है कि जितनी वहाँ पे आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक अगर कोई सोचता है तो वहाँ पे जो स्थिति होती है वो तनाव की स्थिति हो जाती है। फिर इंसान अगर एक ही चीज़ के बारे में सोचता है तो हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत और सारी हेल्थ को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। यहाँ पे फिजिकली भी वो प्रभावित होगा। उसके बाद जो तीसरा आयाम आता है सोशली फिट। अगर जो कोई इंसान मानसिक रूप से ही फिट नहीं है तो क्या वो सोशली फिट हो पाएगा? सोशली फिट का क्या मतलब होता है कि सामाजिक रूप में जो आपका व्यवहार है, जो जो भी समाज में जो भी लोग आते हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, या फिर बाहर कोई भी इंसान हो, आप उनके साथ, आपका जो व्यवहार उनके साथ है वो क्या हो, अच्छा हो और नियोजित हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी बिहेव कर रहे हो।
ऐसा नहीं है कि कहीं पे अगर कुछ किसी एक टॉपिक पे बात चल रही है तो आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे अपनी ऐसे ऐसे तर्क रख रहे हैं कि जिसका उस बात से कोई रिलेशन है ही नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए आपको। फिजिकली फिट अगर कोई है, अगर वो मेंटली फिट है, और अगर वो सोशली फिट है, तो उसे हम कहते हैं स्वस्थ मनुष्य। अगर हम आज की डेट में किसी की बात करें तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल होगा कि हम किसी को एकदम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, क्योंकि क्या है, फिजिकली लोग फिट हो सकते हैं और काफ़ी हद तक सोशली भी लोग फिट हो सकते हैं, लेकिन लोग मेंटली फिट नहीं रहते हैं, क्योंकि लोगों की माइंड में किसी न किसी चीज़ को लेकर तनाव रहता है। वो तनाव अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी को अपनी पढ़ाई का तनाव होगा, किसी को अपनी कैरियर का तनाव होगा, और अलग अलग टॉपिक यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति क्या है, तनाव में है, और जो व्यक्ति तनाव में है वो क्या है, यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। तो यही हमने पढ़ा है अभी तक। हमने क्या अभी तक पढ़ा है, हमने कहा है कि स्वास्थ्य एक स्थिति है जिसमें जो इंसान है वो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा है। वो क्या कर रहा है, शारीरिक रूप से सारे ही कार्य को कर पा रहा है जो भी उसकी क्षमता के अनुसार है। वो समाज में बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पा रहा है। और हमने कहा कि वो क्या है, जो मानसिक कार्य होते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सीखना हो या वो सिखाना हो, सारे ही कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति कह रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्वास्थ्य की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो फैक्टर दैट डिटरमाइंड बेटर हेल्थ, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे, वी ऑलवेज स्ट्रेस द फैक्ट that the environment surrounding us should be healthy, otherwise it may lead to harmful disease। क्या कह रहा है कि हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, अन्यथा इससे हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। Therefore, we can say that public cleanliness is an important factor for the better health people in society। यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि समाज में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया, सबसे पहला हमारे पास आया है कि यहाँ पे हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो वातावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। क्या होता है इन्वायरमेंट, आपके चारों ओर जो भी वातावरण है, यानी कि अब वातावरण को हम अगर हम तोड़ के देखें तो हम क्या कहते हैं, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, यानी हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, चाहे उसमें जीव या फिर निर्जीव जो भी चीजें शामिल होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, वो सारा ही हमारा इन्वायरमेंट है। अब हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर के चारों ओर का वातावरण, हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल के चारों ओर का वातावरण। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि हमें वहाँ पे स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे स्वच्छता नहीं रखते हैं तो क्या होगा, पहले तो सबसे पहले वहीं से बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। इसे हम ऐसे लेते हैं कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर का जो भी कूड़ा है हम उसे इकट्ठा करके एक जगह डाल दे रहे हैं। हमने क्या किया, हमारे किचन से कूड़ा निकला, हमने घर की सफाई की, वहाँ से कूड़ा निकला, और हम थोड़ा सा बाहर गए, हमने देखा कि कोई खाली जगह थी, हमने वहाँ पे कूड़ा डाल दिया। अब वहाँ पे पहले हमने कूड़ा डाला, फिर किसी और ने देखा कि यहाँ पे कूड़ा डल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा डाला हुआ है, तो आसपास वाले भी वहाँ पे अपने घर का कूड़ा डाल देंगे। ऐसे करते करते क्या हुआ कि वहाँ पे उस जगह पे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर बन गया। अब जब वहाँ पे क्या थी, हमने कहा था वहाँ पे किचन का भी कूड़ा होगा, यानी कि फल सब्जियों के छिलके होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जैविक कूड़ा भी आ गया, अजैविक कूड़ा भी आ गया। तो जैविक कूड़े से क्या होगा, जो अजैविक कूड़ा है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी कि वो डिग्रेडेबल में नहीं आता है। लेकिन जो वहाँ पे जैविक कूड़ा होता है, जैविक कूड़े का जब अपघटन होता है तो किसके द्वारा होता है, माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। धीरे धीरे वहाँ पे सूक्ष्म जीव पैदा होने लगे, और इनसे वहाँ धीरे धीरे वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर, इस प्रकार से वहाँ पे जो और भी ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इकट्ठा होने शुरू हो गए। पहले तो वो क्या करेंगे, वहीं पे रोग को उत्पन्न करेंगे, और जो उत्पन्न रोग है उसे वहाँ पे फैलाएंगे।
तो ये क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वातावरण है, अगर हम कहीं पे कूड़ा रख रहे हैं तो उसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से हो, हम ऐसे ही कहीं भी कूड़ा ना फैलाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वातावरण को क्या रखना है, शुद्ध रखना है। सेकेंड जो पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या आता है, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रॉपर हेल्थ इज फूड। अब सेकेंड जो है, उचित स्वास्थ्य के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारक क्या है, भोजन है। अब भोजन किस प्रकार से, अब सबसे पहले हमें ये तो पता है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और भोजन में हमें सारे ही न्यूट्रिएंट को लेना पड़ता है, यानी सारे ही पोषक तत्वों को लेना पड़ता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए हैं, वाटर, सारे सबको ही हमें लेना है और उचित मात्रा में लेना है, ये तो हमें पता है। लेकिन अब हमें किस प्रकार का भोजन लेना है ये भी हमें देख लेना चाहिए। नाउ वी कैन हैव फूड ओनली इन इफ we have the money to buy it and for that we need to work। यानी कि अब हमारे पास भोजन तभी हो सकता है जब हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हो और उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता होती है। Therefore, we can say that good economic condition of society and employment are needed for better health। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए समाज की अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार की आवश्यकता होती है। अब हमने कहा कि सेकंड, अगर हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो दूसरा कारक है वो भोजन है। अभी हमने सारे पोषक तत्वों को गिना, तो हमने कहा कि हमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है और उचित मात्रा में है। अब जब पूरे पोषक तत्वों को लेने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हमने रोटी और सब्जी खाई तो उसी में हमें सारे ही पोषक तत्व मिल गए। हमें क्या है, हमें प्रोटीन भी लेना है तो हमें विटामिन भी लेना है, हमें फैट भी लेना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। और हमने पढ़ा था कि हर एक पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, तो अलग अलग स्रोत को हमें पाने के लिए, अलग अलग पोषक तत्वों को कंज्यूम करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। अलग अलग भोजन को हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, या तो हम सारी चीज़ अपने खेतों में उगाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, सारी चीज़ों को हम अपने खेतों में नहीं उगा सकते, कुछ ही चीज़ों को उगाते हैं और वो भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो वहाँ पे अपने लिए कुछ उगा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पे डिपेंड रहते हैं, मार्केट पे डिपेंड रहते हैं कि हम जाएंगे, खरीद के सामान लेके आएंगे, तब जाके भोजन बनाएंगे। तो भोजन ग्रहण करने के लिए और उचित और अच्छा एक संतुलित भोजन ग्रहण करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी। तो हमारी क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, किसके लिए, एक अच्छे भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा कि हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है वो क्लीन हो, दूसरा हमने कहा कि हमें एक संतुलित भोजन की आवश्यकता है जिसके लिए हमें एक अच्छी आर्थिक स्थिति की आवश्यकता है। दोनों ही पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। हम वो फैक्टर पढ़ रहे हैं जो कि हमारी अच्छी हेल्थ के लिए अनिवार्य है। चलिए, तो ये पढ़ा हमने दो फैक्टर के बारे में। तो अगर हम देखें कि जो पहला हमारा फैक्टर है जिसमें हमने क्या कहा था, हमारा जो क्लीन इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें देखने में अच्छा लगेगा। आप कभी किसी सोसाइटी में गए होंगे या फिर किसी गांव में गए होंगे, अपने जहाँ भी तो कोई जगह आपको बहुत अच्छी लग जाती है, जैसे किसी भी गांव में आप जाते हो तो बहुत सुंदर होता है। सुंदर होने के साथ साथ अगर वो स्वच्छ हो तो हमें वो और अधिक प्रभावित करता है। वैसे ही अगर आप किसी सोसाइटी में जाते हो तो वो सोसाइटी क्या है, सुंदर होने के साथ साथ क्लीन हो तो हमें और अच्छी लगती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम खुश हो रहे हैं इसका मतलब हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो और अधिक स्ट्रांग हो रहा है। होता है कि जब हम खुश होते हैं तब क्या होता है, जो हमारी मानसिक जो स्थिति होती है वो स्टेबल होती है, यानी कि स्थिर होती है और अच्छी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो हमारा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य भी यहाँ पे बढ़ा है और शारीरिक स्वास्थ्य तो वैसे ही बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जो बीमारियाँ फैलाने वाले बहुत सारे माइक्रोब्स नहीं आएंगे। और अगर वैसे इन्वायरमेंट हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट ही गंदा है तो हमारा, जब हम उसे देखते हैं तो हमारा मूड वैसे ही खराब हो जाता है। हमें जब चारों तरफ गंदगी देखने को मिलती है तो अच्छा किसी को नहीं लगता है। भले ही वो गंदगी हम करेंगे लेकिन हम क्या करते हैं, वो देखने में हमें अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे गंदा करते हैं। तो ये क्या है, हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, जिससे क्या है हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। और जब यहाँ पे किसी भी गांव में अगर वो अच्छा गांव हो, सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, या कोई सोसाइटी वहाँ पे स्वच्छ होगी तो वहाँ पे जो समाज है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि
वहाँ पे कोई भी चीज हो रही है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं। और सोसाइटी का मतलब ही होता है वहाँ के लोग, समाज का मतलब ही होता है वहाँ पे रहने वाले लोग। अगर कोई एरिया गंदा है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया गंदा है, वहाँ पे गंदगी है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे रहने वाले लोग ही गंदे हैं, क्योंकि तभी वो गंदगी फैला रहे हैं। तो तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है। फिर हमने भोजन की बात की, तो भोजन क्या है? डायरेक्टली हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड है। अब शारीरिक स्वास्थ्य ही अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी भूखे इंसान को अगर आप किसी ज्ञान की बातें उसे समझाओगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसे भोजन की आवश्यकता है, ना कि ज्ञान की। अब अगर हम भोजन ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंग कार्य कैसे करेंगे? अंग ही कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो कार्य कैसे करेगा? तो भोजन तो सीधे सीधे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और अगर किसी को भोजन ही नहीं मिल रहा है तो वो सामाजिक अपने समाज में अपने व्यवहार को कैसे नियमित, कैसे वो उसे स्थिर कर पाएगा, यानी अपने व्यवहार को किस प्रकार से बना पाएगा? क्योंकि उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है? भोजन है। तो इसी प्रकार से भोजन भी क्या कर रहा है? तीनों ही स्वास्थ्य को यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। ये हमने पढ़ा दोनों फैक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे जो लास्ट हमारा फैक्टर है, लास्ट फैक्टर हमारा क्या करता है, कहता है lastly we can say that healthy if we are living a tension free life, यानी कि यदि अंत में यदि हम तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ हेल्दी इन्वायरमेंट अराउंड अस इज इफ एवरीवन कीप्स ऑन इल ट्रीटिंग ईच अदर्स, यानी कि अगर हर कोई एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता रहेगा तो हम अपने आसपास के स्वास्थ्य वातावरण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये आता है हमारे सामाजिक स्वास्थ्य में। अब सामाजिक स्वास्थ्य में क्या होगा कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे हों, हम हर एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करें, किसी को अगर आवश्यकता है तो हम वहाँ पे भी जाएं, यानी किसी के सुख और दुख दोनों में हम वहाँ पे क्या करें? भागीदारी लें। तो इस प्रकार से क्या होगा? वहाँ पे जो समाज, एक अच्छे समाज की संरचना होगी और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी वहाँ पे बना रहेगा। Therefore, we can see that a good social environment is required for better health, यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा सामाजिक वातावरण आवश्यक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, हम स्वस्थ कब रह सकते हैं? क्या पहली लाइन क्या बोल रही है? वी कैन स्टे हेल्थी इफ वी आर लिविंग अ टेंशन फ्री लाइफ, कि हमें क्या है? तनाव मुक्त जीवन जीना है। देखिए, सोचने में और तनाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सोचना, जब हम सोचते हैं तो हम किसी चीज़ के रिजल्ट के लिए या किसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए सोचते हैं। और तनाव कब हो जाता है? कि जब हम उसके रिजल्ट की ओर नहीं जाते, सॉल्यूशन की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो तब क्या हो जाता है? वो तनाव में बदल जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें सोचना है, लेकिन हमें तनाव नहीं लेना है। लेकिन हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, हमें अपनी सोसाइटी, हमें अपने आसपास सभी लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो अच्छा व्यवहार रखना है। और वो भी अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो इससे क्या होता है? एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा और इससे क्या होगा? एक अच्छे सामाजिक वातावरण का भी निर्माण होगा, जो क्या करता है? जो डायरेक्टली हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर डालता है। और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फिर क्या होंगे? हम स्वस्थ यहाँ पे कहलाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्लास, आज हमने जाना स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य क्या होता है और जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।